किसका मुंह तोड़ने की प्लानिंग होने लगी? कबीर ने पूछा। वो थोड़ी देर पहले ही कॉल खत्म करके अंदर आया था। प्रिया को इस तरफ देखकर उसके पास ही आ गया। फिर जब उसको अकेला बड़बड़ाते सुना तो रुककर उसे देखने लगा। आपका, प्रिया बोल गई। फिर तुरंत ही उसे एहसास हुआ तो उसने बात संभाली। आपका कान बज रहा है। मैं क्यों किसी का मुंह तोड़ूंगी? मैं कोई गुंडी हूं क्या? कुछ कम भी नहीं हो। कबीर ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा तो प्रिया, जो पहले ही मेहर की वजह से चिढ़ी हुई थी, और ज्यादा चिढ़ गई। वो कुछ बोलने को हुई तभी मेहर आ गई। प्रिया ने उसे देखते ही मुंह बना लिया। ये बात मेहर ने भी नोटिस की, लेकिन फिर उसने उस पर से ध्यान हटाकर कबीर से कहा, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। आ गई कबाब में हड्डी, चैन नहीं है इसको। प्रिया ने सांस छोड़ते हुए मन ही मन कहा। वहीं कबीर ने मेहर की बात सुनकर सवालिया नजरों से उसे देखा तो मेहर ने कहा, मेरी खरीदारी हो गई है, अब मैं चलती हूँ। थैंक गॉड। प्रिया ने उसके जाने की बात सुनकर चैन की सांस ली। तुम्हारे साथ कोई है या अकेली जाने वाली हो? कबीर ने पूछ लिया तो मेहर ने कहा, नहीं, अकेली ही आई थी। तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा, रात होने वाली है। उस एरिया में अकेले जाना सेफ नहीं है। कबीर ने उसकी सेफ्टी के बारे में सोचते हुए कहा, क्योंकि वो भले ही अकेली आई थी, लेकिन इस वक्त उसके साथ थी तो उसकी जिम्मेदारी थी। जबकि प्रिया को कुछ और लगा। उसने खा जाने वाली नजरों से कबीर को देखा, लेकिन कबीर ने ध्यान नहीं दिया। वो लोग कबीर की गाड़ी की तरफ आए तो प्रिया लगभग दौड़कर आगे की सीट पर बैठ गई। जब कबीर ने उसे देखा तो उसने जबरदस्ती वाली मुस्कान दी। तुम ठीक हो ना? कबीर ने पूछा। उसको उसकी हरकतें थोड़ी अजीब लग रही थी। उसके सवाल पर प्रिया ने उसे घूरा तभी मेहर ने कुछ कहा तो दोनों उसे देखने लगे। डिनर बाहर ही कर ले, एक्चुअली घर पर अकेली हूँ, ऐसे में घर जाकर कुकिंग का मूड बिल्कुल भी नहीं है। मेहर ने पूछने के साथ अपनी मजबूरी भी बताई तो कबीर ने प्रिया की तरफ देखा। आप लोगों को खाना है तो खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। प्रिया ने कहा। उसका अंदाज उखड़ा हुआ था। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, सना ने खाना भी बना दिया होगा, बाहर खा लूंगी तो वेस्ट होगा। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। मेहर ने कहा तो कबीर ने सजेशन दिया, एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए खाना पैक करवा लेते हैं, तुम घर पर खा लेना। मेहर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बात से। कबीर ने उसे खाना पैक करवा के दिया और प्रिया के लिए कुछ चॉकलेट्स ली, लेकिन वो उन्हें प्रिया को देता उससे पहले ही मेहर ने हाथ आगे बढ़ा दिया। थैंक्स कबीर, तुम्हें अब तक याद है कि मैं खाने के बाद चॉकलेट्स खाती हूँ? कबीर ने हैरानी से मेहर को देखा, फिर तुरंत ही प्रिया की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो कबीर को ही शिकायती नजरों से देख रही थी। लेकिन कबीर के देखते ही नजरें दूसरी तरफ कर ली। कबीर ने गहरी सांस ली और आधी चॉकलेट्स मेहर के बड़े हुए हाथ पर रख दी और बाकी प्रिया की तरफ बढ़ाई। लेकिन प्रिया ने कहा, इन्हें भी इन्हें ही दे दें जिनके लिए लाए हैं, मैं कौन सा खाने के बाद चॉकलेट्स खाती हूँ? प्रिया ने जताने वाले अंदाज में कहा तो मेहर बोली, इट्स ओके, इतनी भी चॉकलेट नहीं खाती मैं। प्रिया ने फिर भी हाथ आगे नहीं किया तो कबीर ने चॉकलेट्स डैशबोर्ड पर रख दी और ड्राइविंग सीट पर आ गया। मेहर को ड्रॉप करके उसने घर के सामने जैसे ही कार रोकी, प्रिया तेजी से अंदर चली गई। कबीर भी उसके पीछे आया तो देखा कि प्रिया अपने कमरे में जा चुकी थी। कबीर वहीं बैठकर उसका वेट करने लगा, लेकिन प्रिया काफी देर तक बाहर ही नहीं आई। प्रिया, बाहर आओ, भूख लगी है मुझे। कबीर ने कहा, क्योंकि इतना तो तय था कि वो कितना भी नाराजगी दिखा ले, लेकिन उसे भूखा तो नहीं रहने देगी। उसका सोचना सही था। 2 मिनट बाद ही दरवाजा खुला और प्रिया बाहर आई। उसे देखकर कबीर के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कुछ कहना चाहा पर प्रिया उसे इग्नोर करते हुए किचन में चली गई। उसके पीछे कबीर भी आया। प्रिया खाना गर्म करने लगी। कबीर वहीं रेक से लगकर खड़ा हो गया। यहाँ भी उसने जैसे ही बात शुरू की, प्रिया ने खाने का बर्तन उठाया और बाहर चली आई। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कबीर ने उसके पीछे आते हुए पूछा, लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कबीर ने उसको झटके से अपनी तरफ घुमाया। प्रिया ने हैरानी से उसे देखा। तब कबीर ने कहा, वो चॉकलेट मैं तुम्हारे लिए लाया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेहर को भी चॉकलेट्स पसंद है। तुम मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जिसके लिए जो करना है करो। प्रिया ने कहा, फिर खुद को छुड़ाकर खाना सर्व करने लगी। फर्क नहीं पड़ता तो फिर मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कबीर ने फिर कहा तो प्रिया के हाथ रुक गए, क्योंकि सच तो यही था कि उसे कबीर का मेहर के लिए कुछ भी करना पसंद नहीं आया था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और कबीर की प्लेट लगाकर जाने लगी। तो कबीर ने फिर उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अब कहाँ जा रही हो? खाना नहीं खाना तुम्हें? मुझे भूख नहीं है, प्रिया ने कहा तो कबीर भी उठ खड़ा हुआ। मुझे भी नहीं खाना फिर। अरे, अभी तो चिल्ला रहे थे कि भूख लगी है, प्रिया हैरानी से बोली। तब लगी थी भूख, अब नहीं है। कबीर ने लापरवाही से कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। तो इस बार प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर रुक तो गया लेकिन पीछे नहीं मुड़ा।
मुझे सच में भूख नहीं है, थकान की वजह से। अगर आप उसकी बात पूरी नहीं हो पाई, कबीर बीच में ही बोला, तुम बेवजह भूख हड़ताल पर रहना चाहती हो, मैं तो फिर भी किसी स्पेशल की वजह से नहीं खाने वाला। चलो जाओ, सो जाओ, नहीं तो और थकान हो जाएगी। आह! प्रिया गुस्से में चिल्लाई, फिर कबीर से कहा, आप इतने ज़िद्दी क्यों हैं? पता नहीं, शायद तुम्हारे साथ रहना था इसीलिए। कबीर ने मुस्कुराकर कहा तो प्रिया ने उसे घूरा। बैठिए, मैं भी खा रही हूँ, प्रिया बोली और अपनी प्लेट लगाने लगी, क्योंकि भूख तो उसे भी लगी थी। अब जब पता चल चुका था कि कबीर ने मेहर की सिर्फ हेल्प की थी, तो अब मन भी हल्का हो चुका था। दूसरी तरफ सानिया दादाजान की सभी शर्तें मानने को तैयार हो गई थी और उनसे वादा किया कि उनकी हर बात सुनेगी भी और मानेगी भी। इसलिए उन्होंने उसे उसकी अम्मी के कमरे में जाने की इजाज़त दे दी, साथ ही उनके कमरे की चाबी भी। वो थके हुए कदमों के साथ अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि विराट की कॉल आने लगी। सानिया ने फ़ोन रिसीव करना चाहा, तभी दादाजान की आवाज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। ये फ़ोन हमें दे दो, उन्होंने कहा तो सानिया चौंक गई। उसने कहा, लेकिन दादाजान, आज के बाद तुम उस कॉलेज से जुड़े लोगों, खासकर कि उस लड़के से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखोगी। दादाजान ने उसकी बात को काटकर अपनी बात रखी। आप ऐसा नहीं कर सकते, सानिया चीख पड़ी, लेकिन दादाजान पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने आराम से पूछा, माँ चाहिए या वो लड़का? सानिया ने बेबसी से अपने दोनों हाथों को बारी बारी से देखा। एक में अम्मी के कमरे की चाबी थी, तो दूसरे में उसका फोन, जिसकी स्क्रीन पर विराट का नाम फ्लैश हो रहा था। ये उसके जीवन का सबसे मुश्किल वक्त था, और उससे भी मुश्किल था यह फैसला लेना, क्योंकि एक तरफ उसकी अम्मी की रिहाई थी, तो दूसरी तरफ उसकी जिंदगी, उसका प्यार। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या चाहिए? दादाजान ने फिर कहा तो सानिया की आंखें भर आई। उसने अपनी अम्मी को चुना और अपना फोन दादाजान को दे दिया, क्योंकि आज तक अम्मी ने उसके लिए बहुत कुछ सहा था। आज भी वो उसी की वजह से तकलीफ में थी। वो इतनी स्वार्थी तो नहीं हो सकती थी कि अपनी खुशी के लिए उन्हें और तकलीफ दे दे। दादाजान उसके फैसले से बहुत खुश हो गए और बोले, आज जिंदगी में पहली बार तुमने सही फैसला लिया है। हमें खुशी हुई कि देर से ही सही तुम्हें अकल तो आई। सानिया ने कुछ नहीं कहा, हालांकि दादाजान के खुशी में डूबे शब्द उसके कानों में शीशे के जैसे चुभ रहे थे। लेकिन दिल का दर्द इस वक्त इतना ज्यादा था कि अब किसी और बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जाओ अम्मी से मिल लो अपनी, दादाजान ने कहा और बेड की तरफ बढ़ गए। सानिया भी बुझे कदमों से कमरे से बाहर चली आई। अम्मी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने लॉक खोला। वो इस वक्त सो रही थी। उनका सुंदर सा चेहरा मुरझाया हुआ था और पीला पड़ गया था। सानिया की आंखें फिर से छलक उठी, लेकिन उसने तुरंत उन्हें साफ कर लिया और उनके पास आकर बैठ गई। अम्मी, उसने उनके हाथों को थामकर उन्हें पुकारा, तो अम्मी ने तुरंत आंखें खोल दी और उसे ध्यान से देखने लगी। कैसी हैं आप? सानिया ने पूछा तो वो उठकर बैठी और उसे गले लगा लिया। सानिया भी उनके सीने से लगकर रो पड़ी। तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें मना किया था आने से? उन्होंने अचानक से उससे दूर होकर पूछा। उनके लहजे में नाराजगी और फिक्र बहुत कुछ था। अम्मी, मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही थी, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, तो कैसे ना आती? सानिया ने कहा तो वो बोली, फिर भी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम नहीं जानती, तुम्हारे दादू ने जानबूझकर मेरा फोन ले लिया ताकि तुम परेशान होकर चली आओ। तुम्हें यहाँ देखकर लग रहा है कि उनका प्लान काम कर गया। इट्स ओके अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। सानिया ने उन्हें परेशान होते हुए देखकर कहा, लेकिन वो बोली, मेरी बात सुनो, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, अपने दादा जान के जानने से पहले कि तुम यहाँ हो। नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं होगी अम्मी, वो जानते हैं मैं यहाँ हूँ, और अगर नहीं जानते तो भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली थी। इस वक्त आपको मेरी ज़रूरत है। अम्मी पैनिक होने लगी तो सानिया उनके गले लग गई, जिससे वो थोड़ी सी शांत हुई। तब उसने कहा, प्लीज़ अम्मी शांत हो जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि दादा जान ने खुद मुझे आपसे मिलने को कहा है। सानिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। अम्मी, अब आप टेंशन लेना बंद करिए। और ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? मैं आपके पास नहीं थी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप खुद को बीमार कर लें। उसने शिकायत की तो वो बोली, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस इन दिनों कभी कभी बुखार हो जा रहा है। अच्छा ये बता कि विराट कैसा है, क्या वो भी तुम्हारे साथ आया है? नहीं, अभी तो मैं अकेली आई हूँ। उसकी नई नई जॉब है ना, तो उसे छुट्टी नहीं मिली, लेकिन उसने कहा है कि बहुत जल्दी आपसे मिलने आएगा। सानिया ने अपने दिल का दर्द छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा तो अम्मी खुश हो गई। धीरे धीरे सानिया उनसे दूसरी बातें करने लगी तो वो भी अपनी परेशानी कुछ पल के लिए भूल गई। कबीर को आज फिर घर आने में देर हो गई थी। प्रिया हॉल में ही बैठकर उसका वेट कर रही थी। वो थोड़ी उदास भी थी। उसके पेरेंट्स का आना 2 दिन के लिए टल गया था।
दरअसल अभिनव जी को कोई इम्पोर्टेंट काम पड़ गया था। इधर कबीर भी घर पर नहीं आया था। उसने कॉल भी किया लेकिन कबीर ने कोई आंसर नहीं किया। इस वजह से वो नाराज भी थी और उसकी फिक्र में परेशान भी थी। उसने टाइम पास के लिए विराट को कॉल किया लेकिन उसने भी कॉल पिक नहीं की। तो प्रिया चिढ़कर लगातार कॉल करने लगी और जब कई कॉल के बाद विराट ने कॉल रिसीव की तो वो राशन पानी लेकर उसके ऊपर चढ़ गई। तुम दोनों भाई फोन रखते क्यों हो जब रिसीव नहीं करना होता है? ये भी नहीं दिमाग में आता कि कोई परेशान हो रहा होगा? बिजी था प्रिया, विराट ने बुझी हुई आवाज में कहा। तो प्रिया चौंकी। तुम ठीक हो ना? उसने पूछा, क्योंकि नॉर्मल टाइम में विराट उसके ऐसे बात करने पर कुछ उल्टा ही बोलता। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? विराट ने कहा। तो प्रिया फिर बोली, तुम ठीक नहीं हो, जरूर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ मुझे। वो सानिया घर गई है तो, विराट ने कहा। तो प्रिया शरारत से बोली, ओहो, तो तुम उसे मिस कर रहे हो, क्या बात है? अब कुछ दिन भी नहीं रहा जा रहा अपनी सानिया के बिना। आदत हो गई है उसे सुबह शाम अपने आसपास देखने की, तो उसके बिना सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। विराट ने बिना किसी हिचकिचाहट से सच्चाई एक्सेप्ट कर ली। उसकी बात सुनकर प्रिया को तुरंत कबीर का ख्याल आया। उसके बिना उसे भी तो कुछ ऐसा ही महसूस होता था। उसे आने में थोड़ी भी देर हो जाए तो वो कितनी बेचैन हो उठती है। कबीर का ख्याल आते ही उसके साथ गुजरे खूबसूरत लम्हे भी याद आने लगे। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। हेलो, तू जिंदा है ना या टपक ली? जेलेसी में फोन की दूसरी तरफ से विराट की आवाज आई। तो प्रिया बोली, कैसी जेलेसी? इस बात की तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए सानिया हो गई है। विराट ने कहा। तो प्रिया बोली, जले मेरी जूती, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसी बहाने मेरा पीछा तुमसे छूटा। वैसे मैं अपनी दोस्त सानिया के लिए बहुत खुश हूँ कि कोई उससे इतना प्यार करता है। बस तुम हमेशा ऐसे ही रहना, उससे बहुत सारा प्यार करना और हमेशा उसका साथ देते रहना। तू भड़की हुई क्यों थी जब फोन पिक किया तब? विराट ने अचानक से पूछा। तो प्रिया ने कहा, तुम्हारे भाई की वजह से 2 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन जनाब को इतनी फुर्सत नहीं है कि फ़ोन रिसीव करके जान ले कि बीवी क्यों कॉल कर रही है। खुद तो कभी कॉल करना नहीं है और मैं करूँ तो रिसीव नहीं करना। आज पूरे 1 घंटे लेट हैं, माना कि किसी काम में फंसे होंगे, लेकिन कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए ना। प्रिया अपनी भड़ास निकाल रही थी, वहीं विराट मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कबीर पर उतना गुस्सा निकालने के चक्कर में प्रिया को ध्यान भी नहीं था कि वो उससे नाराज चल रही है। जान के अच्छा लगा कि तुझे फिर से भाई से प्यार हो गया है, विराट ने जैसे ही कहा। प्रिया चौंक कर बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब फिर से उनकी परवाह हो रही है, उनके आने के इंतजार में पल पल का हिसाब रखने लगी हो। ये प्यार नहीं तो क्या है? विराट ने उसे आईना दिखाया। तो प्रिया हैरान नहीं हुई, क्योंकि सच ही तो कह रहा था वो। लेकिन उसने विराट से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, तू फालतू मत बोल। विराट कुछ कहता तभी प्रिया को दरवाजे की बेल सुनाई दी। तो उसने कहा, अच्छा विराट, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, शायद तुम्हारे भाई आ गए हैं। ओके, तू जा, विराट ने कहा। तो प्रिया बोली, अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और कुछ खा लेना, सानिया की याद में भूखे मत रहना। और हाँ, जब उसका फोन आए तो कहना कि मुझसे बात कर ले। ठीक है, तू जा और दरवाजा खोल, भाई वेट कर रहे होंगे। विराट ने उसकी फिक्र पर मुस्कुराहट के साथ कहा और फोन कट कर दिया। प्रिया विराट से बात कर रही थी, तभी बेल बजी। उसने कॉल कट की और दरवाजा खोल दिया। बाहर कबीर ही था। प्रिया ने उसे देखा, वो बहुत थका हुआ लग रहा था, इतनी ठंड में भी चेहरा लाल हो गया था। वो चुपचाप अंदर आ गया। रोज की तरह उसने बिना चेक किए दरवाजा खोलने पर प्रिया को डांटा भी नहीं। आपकी तबीयत ठीक है? प्रिया ने दरवाजा बंद किया और उसके पीछे आते हुए पूछा। तो कबीर ने धीरे से कहा, ठीक हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। प्रिया भी किचन में चली आई। उसने चाय चढ़ाई और पानी लेकर कमरे में आई तो देखा कि कबीर बेड पर लेटा हुआ है। उसने फिर पूछा, सच में ठीक है ना आप? हाँ, थोड़ा सर दर्द है, एक कप चाय पिला दो। कबीर ने उसकी आवाज़ सुनकर आंखें खोली, फिर अपनी बात कहकर बंद कर ली। प्रिया को लगा कि शायद थकान की वजह से इसलिए वो चाय लेने चली आई। जब वो चाय लेकर वापस आई तो कबीर अब भी उसी तरह लेटा हुआ था। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे और ना ही पानी के गिलास को हाथ लगाया था। प्रिया ने उसे आवाज़ दी तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें भी अब सुर्ख हो गई थी। प्रिया को घबराहट हो रही थी। उसने कबीर को इतना लो कभी देखा नहीं था। उसने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया तो कबीर धीरे से उठ बैठा और कांपते हाथों से कप थाम लिया। प्रिया ने उसके हाथों को कांपना देखा तो तुरंत कप वापस लिया, वरना पक्का उसके ऊपर चाय गिर जाती। उसने कप को टेबल पर रखा और उसके बगल में बैठ गई और टेंशन में उसे देखने लगी। आज पहली बार वो खुद से उसके पास आकर बैठी थी। कोई और दिन होता तो कबीर बहुत खुश होता, लेकिन आज वो आंखें बंद करके लेटा था। प्रिया ने अपने हाथ की उंगलियों को उसके माथे पर रखकर टेम्परेचर चेक किया तो चौंक गई।
आपको तो बहुत तेज फीवर है, प्रिया ने घबरा कर कहा। तो कबीर धीरे से बोला, डोंट वरी, कभी कभी हो जाता है, दवा खाकर ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, इतना तेज फीवर है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, प्रिया ने उसका फोन उठाते हुए कहा। तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर मौसम खराब है, डॉक्टर नहीं आ पाएगा। मैंने उससे पूछकर मेडिकल शॉप से दवा ले ली है, वहाँ टेबल पर रखी है, कबीर ने बताया। तो प्रिया दवा लेकर आई और कबीर को दे दी। उसने दवाई खाई और वापस आंखें बंद कर ली। प्रिया ने उसे कुछ देर सोने देने का सोचा और उसके पास ही बैठ गई। वो बेचैन लग रहा था। प्रिया को उसे ऐसे देखकर रोना आ रहा था। पहली बार उसने उसे इतना बीमार देखा था, वरना हर बार तो वही उसकी ढाल बनकर खड़ा होता था। ये सोचकर उसकी आंखें भर आई। उसने कबीर के शूज निकाले और उसकी यूनिफॉर्म के बटन खोले। फिर कुछ सोचकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी, जिसकी वजह से कबीर कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। प्रिया उसके पास ही बैठी रही। वो कभी उसका माथा छूकर देखती तो कभी उसके हाथ पांव मलती। खाने का टाइम हुआ तो वो उठकर किचन में आई। सना खाना बनाकर चली गई थी। उसने खाना गर्म किया और प्लेट में निकालकर कमरे में ले आई। वो अब भी उसी तरह सोया हुआ था। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे जगाए या नहीं, इसलिए उसने चंचल जी को कॉल किया। तो नाराजगी खत्म हो गई मेरी बेटी की। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव करके पूछा, मम्मा मैं आपसे नाराज नहीं थी, बस थोड़ा उदास थी, प्रिया ने कहा। तो वो बोली, 2 दिन बाद तो आ ही रहे हैं ना, इसमें उदास क्या होना। मम्मा आप ये सब छोड़ो और पहले मेरी बात सुनो, इम्पोर्टेंट है। प्रिया ने उनकी बात काटते हुए हड़बड़ी में कहा। तो उन्होंने तुरंत पूछा, क्या हुआ। प्रिया ने उन्हें सारी बातें बता दी। तो वो भी परेशान हो गई। फिर प्रिया से बोली, तुम परेशान मत हो, दवा खाई है ना कभी इन्हें, कुछ देर में बुखार उतर जाएगा। उन्हें आराम करने दो, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, मैं गर्म करके लाई हूँ। प्रिया ने कहा, फिर जगाकर खिला दो, भूखे पेट रहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा। फिर कुछ सोचकर बोली, वैसे क्या बना है खाने में। छोले बने हैं, प्रिया ने कहा। तो वो बोली, नहीं छोले नहीं, कुछ लाइट सा बनवा लो, सना तो चली गई है, आप मुझे बताइए क्या बनाऊं, सूप बना दो फिर। वो बोली और फिर उसे कैसे सूप बनाना है बताने लगी। कबीर ने आंखें खोली तो कमरे में हल्का सा अंधेरा था। उसने टाइम देखा, रात के 11:30 बज रहे थे। मतलब वो शाम से ही सो रहा था। बुखार अब कुछ कम लग रहा था, लेकिन कमजोरी सी महसूस हो रही थी। वो उठने लगा तभी माथे पर ठंडक महसूस हुई। तो उसने माथे पर हाथ लगाया, वहां गीली पट्टी रखी हुई थी। इसका मतलब वो मेरे सर पर पानी की पट्टियां रख रही थी। कबीर को हैरत के साथ खुशी भी हुई थी। जाग गए आप, तबीयत कैसी है अब, प्रिया ने बाथरूम से निकलते हुए कहा। तो कबीर उसे देखने लगा। वीकनेस लग रही है क्या, प्रिया ने उसे खामोश देखकर फिर पूछा और उसके पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रखकर चेक किया। फीवर कम था, ये जानकर उसे राहत महसूस हुई। राहत की बात यह है कि फीवर अब कम हो रहा है। अच्छा अब जाग गए हैं तो वेट करिए, मैं आती हूँ। प्रिया कमरे से बाहर निकलती हुई बोली। फिर दरवाजे पर रुककर बोली, सोना मत, बस 2 मिनट में आती हूँ, कहकर वो बाहर की तरफ भाग गई। करीब 5 मिनट बाद वो वापस ट्रे के साथ हाजिर थी। वीर समझ गया कि वो खाना लेकर आई है, इसलिए उसने कहा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। जानती हूँ कि तबीयत खराब होती है तो खाने का मन नहीं होता, लेकिन ये खाना नहीं है, पिया ने कहा। तो कबीर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मम्मा ने कहा था कि आपको कुछ हल्का खाने में दूं, इसलिए सूप बनाया है मैंने, जल्दी से इसे फिनिश करिए और दूसरी दवा खाकर रेस्ट करिए, मॉर्निंग तक एकदम ठीक हो जाएंगे। इसे रख दो और जाकर सो जाओ, कबीर ने कहा। तो प्रिया बोली, अरे ऐसे कैसे सो जाऊं, मैं आपको बिना खिलाए कहीं नहीं जा रही, मुझे भूख नहीं है अभी, तुम बेकार में क्यों परेशान होती हो। कबीर ने कहा, मैं कोई परेशान नहीं हो रही हूँ, हाँ अगर आपने कुछ नहीं खाया तो पक्का परेशान हो जाऊंगी। चलिए जल्दी से मुंह खोलिए। प्रिया ने खुद ही एक चम्मच सूप उसकी तरफ बढ़ाया। तो कबीर ने भी बिना किसी बहस के मुंह खोल दिया। आज बहुत दिन बाद वो पहले जैसी लग रही थी। उसे ऐसी ही प्रिया तो पसंद थी, अपनी मनमानी करने वाली, जिद करके उसे अपनी बात मानने को मजबूर करने वाली। ये पट्टी तुमने, कबीर को सूप पीते हुए कुछ याद आया तो उसने हाथ में ली पट्टी की ओर इशारा कर पूछा। तो प्रिया ने बताया, वो मम्मा ने बताया कि ऐसा करने से फीवर जल्दी उतर जाता है, वो तो दवा से भी उतर जाता है। कबीर ने कहा, नहीं आप दवा खाकर सोए थे, फिर भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था। कबीर ने सिर हिला दिया और सूप पीने लगा, जो ज्यादा अच्छा तो नहीं बना था, लेकिन पहली बार के हिसाब से ठीक बना था। बाउल खाली होने पर प्रिया ने उसके हाथ से बाउल ले लिया और पानी का गिलास उसे थमा दिया और खुद बर्तन समेटकर किचन में रखने चली गई। प्रिया जब वापस रूम में आई तो देखा कि कबीर वापस लेट गया था और अपने माथे पर उंगलियों से मसाज कर रहा था। वो समझ गई कि शायद सर में दर्द है। उसने तेल की बोतल उठाई और उसके करीब बैठ गई। कबीर का हाथ पकड़कर उसके सिर से अलग करना चाहा तो कबीर ने चौंक कर आंखें खोल दी। फीवर में हेडेक होता है, इसलिए ऑयल लगा रही हूँ, आराम मिलेगा।
प्रिया ने कहा तो कबीर बोला, इट्स ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और शायद तुमने कुछ देर पहले ही ऑयल लगाया भी है। प्रिया ने उसकी ना को इग्नोर किया और ऑयल लगाकर हल्के हाथों से उसका सिर दबाने लगी। कबीर को वाकई बहुत आराम मिला, इसलिए कुछ ही देर में वो वापस सो गया। प्रिया ने उसके सोने के बाद ध्यान से उसका चेहरा देखा। इस बार वहां बेचैनी नहीं, एक सुकून था। उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया और बोली, ठीक हो जाइए जल्दी से, मुझे मेरे सुपरमैन हमेशा फिट और हेल्दी चाहिए। फिर अपनी हरकत और बातों से वो खुद भी हैरान रह गई। उसे विराट की बात याद आई तो उसने खुद से कहा, तो क्या वाकई मैं बदलने लगी हूँ? क्या मुझे फिर से आपसे प्यार होने लगा है? उसने सोचा ऐसा नहीं था कि उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन जो जवाब दिल देना चाहता था वो उसे सुनना नहीं चाहती थी। प्रिया रात भर ठीक से सोई नहीं थी, बार बार जागकर कबीर की केयर करती रही। सुबह भी रोज से पहले उठकर बाहर आ गई। आंखें ना सोने की वजह से जल रही थी और थकान भी महसूस हो रही थी। उसने कुछ देर बाहर सोफे पर ही सोने का सोचा, तभी उसका फोन बजा। कब आ रही हो तुम? प्रिया ने कॉल रिसीव करते ही पूछा। रात को तो जैसे तैसे उसने सूप बना दिया था, लेकिन अब वो कबीर को कुछ अच्छा सा हेल्दी खाना खिलाना चाहती थी। देख लो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो प्रिया ने बुझे मन से जवाब दिया और कॉल कट कर दी। हे भगवान, अब क्या करूं, सारी मुसीबत आज ही आनी है। क्या बनाऊं खाने में? उसने टेंशन में कहा और अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। फिर ना जाने क्या सोचकर कट कर दिया, अगर मम्मा से कुछ कहूंगी तो फिर मुझे ही सुनाएंगी। कि ऐसे ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे घर का काम थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए था। हालांकि वो सही ही कहती थी, उनकी बात मानकर खाना बनाना सीख लिया होता तो आज इतनी टेंशन नहीं होती। वो खुद में बड़बड़ाते हुए किचन में आई और काफ़ी सोच विचार कर सब्जियां काट कर फ्राई की और आटा गूंदने लगी, जो बड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ, वो भी सिर्फ काम चलाओ। इतना सब करने में उसे बहुत टाइम लग गया। वो अपने काम में ऐसे बिजी हुई कि फिर ये भी याद नहीं रहा कि कबीर के उठने का टाइम हो गया है। इधर कबीर जगह तो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। वो उठकर बाहर चला आया तो देखा कि प्रिया किचन में है और कुछ बनाने की कोशिश कर रही है। शायद आज फिर सना नहीं आई थी। बन जा यार, क्यों भाव खा रही है इतना? प्रिया अपनी बनाई रोटी से बात कर रही थी, जो रोलिंग पिन पर बुरी तरह से चिपकी हुई थी। क्या कर रही हो? कबीर ने उसकी बड़बड़ाहट सुनकर पूछा तो प्रिया पीछे मुड़ी। आप जाग गए? तबीयत कैसी लग रही है अब? ठीक है, अब तुम क्यों काम कर रही हो? सना कहाँ है? कबीर ने उसके सवाल का जवाब दिया और साथ में अपना सवाल भी पूछ लिया। उसे कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैंने मना कर दिया, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, नाश्ता मैंने रेडी कर लिया है। प्रिया ने कहा तो कबीर ने सिर हिला दिया। प्रिया आटे में लिपि पुती थी। तुम रहने दो, मैं नाश्ता बना लेता हूँ। कबीर ने उसे कुछ बनाने की मशक्कत करते देखकर कहा तो प्रिया झट से बोली, नहीं, अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं है, काम करेंगे तो फिर से थकान और उसके बाद फीवर हो जाएगा, इसलिए जाकर आराम से बैठिए। तुम कैसे करोगी? मैं कर कबीर ने उसे समझाना चाहा, लेकिन प्रिया बीच में ही बोल पड़ी, मैं कर लूंगी। आपके जितना अच्छा भले ही ना बना पाऊं, लेकिन खाने लायक तो बना ही लूंगी। उसने अपने हाथों को इशारे से नचाते हुए कहा तो कबीर ने गहरी सांस ली। उसके दोनों हाथों में आटा लगा हुआ था, लेकिन वो इतने मन से कोशिश कर रही थी, कबीर को उसका दिल तोड़ना ठीक नहीं लगा। ओके, बट केयरफुली काम करना, खुद को हर्ट मत कर लेना। कबीर ने उसकी बात मान ली और उसे हिदायत देता हुआ पीछे मुड़ने को हुआ। फिर प्रिया को देखने लगा। वो शायद रोटी बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने आटा तो जैसे तैसे गूंद लिया था, लेकिन उस आटे की रोटी बन ही नहीं रही थी। कबीर वापस उसके पास आया और उसके बगल में खड़ा होकर बोला, इसमें थोड़ा सूखा आटा और लगाओ। प्रिया को समझ नहीं आया तो कबीर उसे समझाने लगा। वो प्रिया के पीछे आकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर रोटी बनाना सिखाने लगा। इस वक्त प्रिया की पीठ उसके सीने से लगी थी। पता नहीं कबीर का ध्यान था या नहीं, लेकिन प्रिया की हालत उसकी करीबी से खराब हो गई। दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि उसकी गूंज प्रिया को अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। ये वक्त ऐसा था कि उसका ध्यान हर चीज से हटकर कबीर की करीबी में आ जा अटका था। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ऐसे सीखोगी तुम रोटी बनाना? कबीर ने उसका हाथ छोड़कर पूछा। ये कोई तीसरी बार था जब उसने प्रिया को पुकारा था, लेकिन वो ना जाने किस दुनिया में सैर कर रही थी। आप जाइए, मैं बना कर ले आती हूँ। प्रिया ने जल्दी से कहा तो कबीर ने उसे अजीब तरह से देखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसे लगा कि वो प्रॉपर वे में काम न कर पाने के लिए परेशान है, इसलिए समझाते हुए कहा, डोंट वरी, फर्स्ट टाइम में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे सीख जाओगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कुछ और बनाकर खा लेंगे। मैं बना लूंगी, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। प्रिया ने फिर कहा तो कबीर ने सिर हिला दिया और बाहर चला आया।
ओह गॉड! क्या हो जाता है मुझे उनके करीब जाकर? क्यों अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती? क्या उन्हें भी मेरी तरह फ़ील होता है या शायद नहीं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतने सहज कैसे रह लेते? प्रिया ने इसी सोच में डूबे कुछ टेढ़ी-मेढ़ी तोड़ी, जली थोड़ी कच्ची रोटियाँ बनाई और लेकर बाहर आ गई। कबीर सोफे पर आंखें बंद किए लेटा था। उसके आने की आहट पर उसने आंखें खोल दी। आप हाथ धोकर आइए, तब तक मैं चाय लाती हूँ, कहकर वो किचन में आ गई। अभी कोई 1 मिनट ही हुआ होगा कि उसके चीखने की आवाज आई। कबीर हाथ धो ही रहा था, उसके चीखने पर जल्दी से किचन की तरफ भागा। प्रिया ने खुद के पैरों पर गर्म चाय गिरा ली थी और जलन की वजह से रोई जा रही थी। कबीर ने तुरंत उसे गोद में उठाया और उसे किचन रेक पर बिठाकर उसके पैरों को सिंक में डालकर पानी चला दिया। कुछ देर बाद ठंडे पानी से जब उसे राहत हुई तो उसे वैसे ही गोद में लेकर बाहर आया और सोफे पर बैठाकर दवा लगाने लगा। अब क्यों रो रही हो? जब ध्यान रखना चाहिए तब तो पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। मैंने कहा था कि मैं कर लूँगा, लेकिन कहकर उसने गहरी सांस ली। फिर पूछा, ज़्यादा जलन है? क्यों पूछ रहे हैं? अभी और डांटिए ना। प्रिया ने सुबकते हुए कहा, लहजे में नाराजगी थी। अरे खुद का ध्यान नहीं रखोगी तो गुस्सा तो आएगा ना। कबीर ने उसके अंदाज पर हैरान होते हुए कहा तो प्रिया बोली, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने जानबूझकर चाय गिराई है। सुबह से आपके लिए इतनी मेहनत से खाना बना रही थी, उसके लिए अप्रिशिएट तो किया नहीं। थोड़ी गलती हो गई तो इतना सारा डांट दिया। थोड़ी सी गलती इतना सारा जला है? कबीर ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन जब उसके रोने वाले एक्सप्रेशन देखे तो बोला, डांट नहीं रहा था यार, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम्हें दर्द होता है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। कबीर कहते हुए दवा लगा रहा था, साथ ही फूंक भी मार रहा था। वहीं प्रिया अपना दर्द भूलकर उसे देखे जा रही थी। उसकी तकलीफ कबीर के चेहरे पर उतर आई थी। इस वक्त कितना परेशान लग रहा था वो। पूरी रात बुखार में तप रहा था, लेकिन उसे अपनी नहीं उसके दर्द की परवाह थी। प्रिया अपना दर्द भूलकर कबीर के चेहरे को देखे जा रही थी, जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके दर्द से उसे कितनी तकलीफ हो रही है। वो खुद पूरी रात बुखार से पीड़ित था, लेकिन फिर भी उसे अपनी नहीं उसकी परवाह थी। कौन सा रूप सच्चा है आपका, ये जो मुझे दर्द में देखकर इतना परेशान हो जाता है, या वो जो खुद मुझे दर्द देता है? आप अगर वो हो जो मेरे लिए कुछ भी कर जाता है, जो मेरा सुपरमैन है, तो वो कौन था जिसने बिना कोई वजह बताए, बिना मेरी मर्जी जाने मुझे छोड़ दिया था? आपने मुझे ऐसे दोराहे पर क्यों खड़ा कर दिया कि चाहकर भी आपके करीब नहीं आ पाती? मेरे सामने मेरी मोहब्बत है, वो ड्रीम वर्ल्ड है जिसका सपना तब से देखा था मैंने, जब से प्यार को समझा था। फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही? डर लगता है कि कहीं ये सब सपना हुआ, तो कहीं हर बार की तरह आपने फिर मुझे दोराहे पर खड़ा कर दिया तो? क्या करूँगी? कैसे जीऊँगी? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मेरे दिल ने आपकी बेवफ़ाई माफ़ कर दी है। वो फिर से आपकी तरफ झुकने लगा है। कम से कम आप अपनी गिल्ट कम करने के लिए ही सही मेरे पास तो रहेंगे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ प्रिया, ये तुम बार-बार कहाँ खो जाती हो? कबीर की आवाज़ से प्रिया अपने ख़्यालों से बाहर आई। वो उसे ही सवालिया नज़रों से देख रहा था। प्रिया झेंप गई। अपने ख़्यालों में गुम इतनी देर से वो उसे लगातार घूरे जा रही थी। बोलो भी, डॉक्टर के पास चलें या नहीं? कबीर ने फिर पूछा। उसे आज वो बहुत अजीब-सी लग रही थी। नहीं, इतना भी नहीं चला है। प्रिया ने इनकार किया तो कबीर ने एक बार उसके पैरों पर नजर डाली, फिर बोला, नहीं, मुझे लग रहा है कि फफोले पड़ने वाले हैं, डॉक्टर को बुलाना ही सही रहेगा। प्रिया इनकार करती उससे पहले ही कबीर ने डॉक्टर को फोन लगा दिया। प्रिया उसे देखती रह गई। कल से अब तक उसने कितनी बार डॉक्टर को बुलाने को कहा था, तब उसने मना कर दिया था। अब जब उसे प्रॉब्लम हुई तो ना उसे खराब मौसम याद आया, ना ही और कुछ। आपने बुलाया था? सानिया ने दादा जान के सामने खड़े होकर पूछा। उन्होंने आज उसे बुलावा भेजा था। लेकिन आप पूरे 14 मिनट लेट हैं, दादा जान ने कहा तो सानिया शांति से बोली, मैं अम्मी को नाश्ता करवा रही थी, फिर दवा वगैरह में देर हो गई। अब आप अपनी माँ को खुद से अपना ख्याल रखने दें, आपकी आदत लग गई तो आपके जाने के बाद उन्हें परेशानी होगी। दादा जान ने सस्पेंस बनाते हुए कहा तो सानिया बिना किसी भाव के बोली, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। कल अबरार आ रहे हैं, हम 2 दिन बाद उनसे आपका निकाह करना चाहते हैं। दादाजान अब मुद्दे पर आए थे। सानिया उनके खुलासे पर शॉक्ड रह गई। उसे कहीं न कहीं ये पता था कि अम्मी की आज़ादी की कीमत उसकी कैद है, लेकिन दादाजान इतनी जल्दी ये सब करेंगे इसका अंदाज़ा उसे नहीं था। वो खुद को बेहद बेबस महसूस करने लगी, इतनी कि सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपने आंसू रोकने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करते ही विराट की छवि आंखों के सामने आ गई। इसी के साथ आंसू भी तेजी से बह चले। दादाजान और भी कुछ कह रहे थे, लेकिन सानिया को कहाँ कुछ होश था। पूरी बात सुने बिना वहां से तेजी से निकल गई और लगभग भागते हुए अपने कमरे में पहुंची। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर किसी कटे पेड़ की तरह धम से गिर गई।
जिस दिन से वो यहाँ आई थी हर पल उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। हर दिन का सूरज अपने साथ एक नए इम्तिहान लेकर आता था और रात एक नया डर। अगर अम्मी बीमार ना होती तो वो उन्हें लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। लेकिन अब वो ये भी नहीं कर सकती थी। अभी कल ही तो पता चला था कि अम्मी को कोई लाइलाज बीमारी है, उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ऐसे में वो उन्हें अपने बाबा और इस घर से जुदा नहीं कर सकती थी। उसके बाबा भले ही चाहे जैसे थे, लेकिन एक सच ये भी था कि अम्मी उनसे बहुत प्यार करती हैं और यही वजह थी कि आज तक वो इस घर में हैं। लेकिन जब विराट का ख्याल आता तो तकलीफ और बढ़ जाती। वो लड़का जिसने उसके लिए एक झटके में अपना घर, सारा ऐशो आराम छोड़ दिया, सड़क पर धक्के खाने आ गया, सब विपरीत परिस्थितियां झेली, लेकिन कभी उनका प्यार कम नहीं हुआ। वो कैसे उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई कर सकती है? क्या हाल होगा उसका? क्या मुंह दिखाएगा वो अपने पेरेंट्स को कि जिस लड़के के लिए वो उनके खिलाफ गया, उन्हें छोड़ा, और आज वही लड़की अपने परिवार के लिए उसे छोड़कर चली गई। डॉक्टर प्रिया को देखकर गया था, उसके पैरों में फफोले पड़ गए थे, इसलिए उसने उसे सावधानी बरतने को बोला। साथ ही कुछ दवाइयाँ दी। कबीर ने उसकी प्रॉब्लम को देखकर छुट्टी ले ली और उसका ख्याल रख रहा था। प्रिया को बहुत बुरा लग रहा था, कहाँ वो उसका ख्याल रखना चाहती थी और कहाँ उल्टा उसे और मेहनत करनी पड़ रही थी। उसे अपनी लापरवाही पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने एक नज़र कबीर को देखा, वो सोफे पर बैठा मोबाइल में कुछ कर रहा था। उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए उसने धीरे से खड़े होने की कोशिश की। क्या चाहिए? कबीर ने उसे खड़े होते हुए देखकर पूछा। वो प्रिया शर्म की वजह से कुछ नहीं कह पाई, तो कबीर ने उसे ध्यान से देखा। जो चाहिए बोलो, मैं लाकर दे दूंगा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। प्रिया ने इनकार किया तो कबीर ने खुद ही अंदाजा लगाते हुए पूछा, रेस्ट करना है, कमरे में ले चलूं? ओहो, आप बोलने दो ना। प्रिया झल्लाकर बोली तो कबीर ने मुंह पर उंगली रख ली। प्रिया काफी देर तक वर्ड सोचती रही कि उसे कैसे बोले। कबीर ने उसे असमंजस में देखा तो कुछ सोचते हुए खुद ही उसके पास आ गया। उसने उसे गोद में उठा लिया तो प्रिया चौंक गई। आप मुझे नीचे उतारिए, मुझे कमरे में नहीं जाना। प्रिया बोल ही रही थी कि कबीर उसे लेकर आगे बढ़ता रहा और उसे बाथरूम के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आवाज दे लेना। कबीर ने दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहा। प्रिया हैरान थी कि जो बात वो चाहकर भी कह नहीं पाई, कबीर ना सिर्फ समझ गया बल्कि उसे बिना किसी झिझक के साथ ले भी आया। कुछ देर बाद हाथ मुंह धोकर वो दरवाजे तक आई और कबीर को आवाज दी तो उसने उसे वापस गोद में उठा लिया और हॉल में ना ले जाकर कमरे में ले आया। तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, कबीर ने उसे सावधानी से बिस्तर पर लेटाते हुए कहा और बाहर निकलने लगा। तो प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ कहना है? कबीर ने पूछा तो वो बोली, अब आप भी रेस्ट करो वरना कहीं फिर से फीवर ना हो जाए। कबीर ने उसे गौर से देखा तो वो उसकी फिक्र करती हुई कितनी प्यारी लग रही थी। कल रात को भी उसने उसका कितना ख्याल रखा था। वो नाराजगी जताने की कोशिश तो करती थी, लेकिन दिल में जो उसके लिए मोहब्बत थी उसके हाथों मजबूर हो जाती थी। शायद यही वजह थी कि उसके होठों पर अगर गुस्से भरे लफ्ज होते थे तो आंखों में उसके लिए उतनी ही परवाह। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? प्रिया ने उसके खुद को लगातार देखने पर पूछा। घबराओ नहीं, कल थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से और कुछ थकान की वजह से फीवर हो गया था, लेकिन तुमने रात में इतनी केयर की उसकी वजह से अब एकदम ठीक हूं मैं। प्रिया को उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत और इज्जत दिखाई दी, लेकिन फिर उसने अपना चेहरा फेर लिया। फिर भी आपको अब रेस्ट करना चाहिए, जैसी आपकी आज्ञा धर्मपत्नी जी। आपका हुक्म सर आंखों पर, कबीर ने सर झुकाते हुए कहा। तो प्रिया को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। बंदा तो पहले ही आपके इश्क में घायल है मोहतरमा, ऐसे मुस्कुराकर उसे कत्ल तो ना करें। कबीर ने जैसे ही ये लाइन बोली, प्रिया ने हैरान होकर उसे देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने वो लाइन नहीं सुनी क्या? कौन सी? इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। कबीर गुनगुनाते हुए बोला तो प्रिया ने तुरंत अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ली। आप ऐसी बातें भी कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था। ऐसी बातें मीन्स? कबीर ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। फ्लर्टिंग एंड ऑल, प्रिया धीरे से बोली तो कबीर उसके करीब चलाया। प्रिया की पलकें झुक गई। कबीर उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा उठा। उसने अपने होंठ प्रिया के कानों के पास ले जाकर धीरे से कहा, शायद तुम्हें याद नहीं कि एक बार मैंने कहा था कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर तुम मेरे टैलेंट से इसलिए अनजान हो क्योंकि अब तक तुम्हें बताने का ना मौका मिला था ना समय, लेकिन अब मौका और समय दोनों हैं। तो अब तुम हर रोज़ एक नए कबीर से मिलोगी जो तुम्हें हर वक्त अपनी बेपनाह चाहत का एहसास करवाएगा। प्रिया उसकी इस हरकत से सिहर उठी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कबीर की तरफ देखने की, क्योंकि कबीर की नज़रें उसे अब भी अपने चेहरे का दीदार करती हुई महसूस हो रही थी। कबीर ने उसे जबे से देखा तो उसका खुद पर से कंट्रोल खत्म होने लगा। वो इस वक्त झिझकती शर्माती बहुत प्यारी लग रही थी। कबीर ने अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। प्रिया की बंद आंखें सख्ती से बंद हुई थी
और हाथ कबीर के हाथों पर कस गए। कबीर ने बारी बारी से उसके दोनों गाल भी चूम लिए तो प्रिया शर्मा कर उसके सीने में जा चुपी। विराट ऑफिस से बाहर खड़ा टैक्सी का वेट कर रहा था, तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। विराट ने उस तरफ देखा। लिफ्ट कार का शीशा नीचे होने के साथ एक खूबसूरत सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। विराट हैरान था क्योंकि इस लड़की को वो जानता भी नहीं था। क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूँ? विराट ने उससे बिना किसी भाव के पूछा तो वो अदा के साथ हंस पड़ी। आई डोंट नो कि आप मुझे जानते हैं या नहीं, बट मैं आपसे मिल चुकी हूँ और आपके बारे में काफ़ी कुछ जानती भी हूँ। और आप मेरे ऑफिस में काम करते हैं। आपके ऑफिस? विराट ने पूछा। उसको ये लड़की दिमागी मरीज लग रही थी। भला वो कहाँ उसका ऑफिस में काम करता है? मेरा मतलब मेरे डैड के ऑफिस में। ये ऑफिस उन्हीं का है। उसने पूरी बात बताई तो विराट ने सिर हिला दिया और फिर उसी रूडली अंदाज में कहा, ओ बट मैं आपको नहीं जानता और अनजान लोगों से मैं कोई फेवर नहीं लेता। प्लीज़ चलिए ना, इसी बहाने आप और मैं जान पहचान भी कर लेंगे। आखिर एक ही ऑफिस में काम करना है हमको। उसने रिक्वेस्ट करने वाले अंदाज में कहा तो विराट को चिढ़ होने लगी। वो बिना वजह के उससे फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं ऑफिस में भी काम करने ही जाता हूँ, सो मुझे नए दोस्त बनाने की और बिना वजह जान पहचान करने की ना तो आदत है और ना ही ज़रूरत है। बाय द वे मेरी टैक्सी आ गई, सो गुड बाय, विराट ने साफ शब्दों में कहा तो पहली बार वो लड़की झेम गई। वहीं विराट तेज कदमों के साथ टैक्सी की तरफ बढ़ गया और देखते ही देखते टैक्सी वहां से ओझल हो गई। लड़की अब तक वहीं थी और विराट को जाते देखती रही। उसने विराट को उस दिन देखा था जब वो अपनी माँ के साथ आई थी, जब वो विराट के लिए हलवा लेकर आई थी। उसकी माँ तो विराट की इतनी बड़ी फैन हो गई थी कि दिन भर उसकी तारीफें करती रहती थी। यही वजह थी कि वो उस दिन उनके साथ आई थी, उस शख्स से मिलने जिसकी तारीफें सुन सुनकर उसके मन में उससे मिलने की इच्छा जाग गई थी। और जब उसने उसे देखा तो फिर उससे नजरें हटी ही नहीं। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई एक बार मिल ले तो भूल ना पाए। आजकल वो ऑफिस भी इसी के लिए आ रही थी कि उससे मिल ले, कम से कम दोस्ती ही हो जाए, बाकी का रास्ता वो खुद बना लेगी। लेकिन विराट के आज के व्यवहार ने उसे समझा दिया था कि उसका रास्ता इतना भी आसान नहीं है। दोस्ती तो आपको मुझसे करनी ही पड़ेगी मिस्टर विराट, क्योंकि मैं भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मुस्कुराते हुए कहा और कार आगे बढ़ा दी। अगली सुबह जब प्रिया की नींद खुली तो देखा कि कबीर सोफे पर सोया हुआ था। एक पल को वो हैरान रह गई। फिर उसे याद आया कि उसके सोने से पहले तक वो यहीं बैठा था कि कहीं उसे कोई ज़रूरत ना पड़े उसकी हेल्प की। शायद यहीं उसे नींद आ गई होगी। कल से लेकर आज तक की सारी यादें उसके जहन में घूम गई। खुद की तबीयत खराब होने के बाद भी वो पूरे दिन उसके आसपास ही रहा ताकि उसका ख्याल रख सके। इस बीच उसने एक मिनट भी आराम नहीं किया, जबकि प्रिया उसे बार बार रेस्ट करने को कह रही थी। लेकिन वो ये कहकर टाल देता कि अब वो ठीक है, इसलिए यहाँ रहने में उसे कोई परेशानी नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि शाम तक सना आ गई थी, वरना कबीर का काम और बढ़ जाता। कबीर ने प्रिया का बहुत ख्याल रखा था। प्रिया ने कल से लेकर आज तक कितनी बार उसकी आंखों में अपने लिए बेशुमार चाहत देखी थी और कितनी परवाह महसूस की थी। इन सब में उसका दिल, जो पहले ही कबीर की प्रति नरम पड़ चुका था, वो और भी ज्यादा उसकी तरफ झुकने लगा था। इन ख्यालों में गुम उसे पता भी नहीं चला कि कब वो कबीर के पास चली आई। वो उसे झुककर देखने लगी। तभी कबीर ने आंखें खोलकर देखा। प्रिया अचानक से उसके जाग जाने की वजह से झेंप गई। वो पूरी तरह उस पर झुकी हुई थी। उसने तुरंत हटना चाहा लेकिन उसके पैर बैलेंस नहीं बना पाए और वो गिरने लगी। कबीर ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा तो वो पीछे के बजाय उसके ऊपर जा गिरी। प्रिया बुरी तरह झेंप गई लेकिन कबीर को हंसी आ गई। इस ऑकवर्ड सिचुएशन में उसके हंसने का रीजन प्रिया को समझ नहीं आया तो वो कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगी। मेरे करीब आना है तो ऐसे भी आ सकती हो, यूं बहाने से ना तो करीब आने की जरूरत है और ना ही मुझे चोरी छुप के देखने की। मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा हक है मुझ पर, जितना चाहे देखो, जब चाहे करीब आओ। कबीर ने प्यार से कहा। मैं आपके करीब नहीं आ रही थी, प्रिया ने कहा। अच्छा तो फिर मुझ पर झुककर कौन सा रिसर्च कर रही थी इतनी देर से? कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। वो तो मैं, प्रिया को समझ नहीं आया कि क्या कहे। तभी उसे कुछ याद आया। आप सो नहीं रहे थे? बात मत बदलो। मैंने पूछा कि इतनी देर से क्यों घूर रही थी मुझे? पक्का मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी, है ना? कुछ भी बोलते हैं आप। मैं आपको घूर नहीं रही थी। आप सोते वक्त इतने प्यारे लग रहे थे कि। वो बोलते बोलते रुक गई जब उसे समझ आया कि वो क्या कह रही है। वहीं कबीर की मुस्कान और गहरी हो गई। प्रिया को शर्म आ रही थी। वो होंठों पर मुस्कान और आंखों में शरारत लिए उसे एकटक देख रहा था। छोड़िए मुझे, कब तक ऐसे ही पकड़ कर रखेंगे? प्रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तो कबीर ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। तुम इजाजत दो तो सारी जिंदगी ऐसे ही रह सकता हूँ। उसके जवाब पर प्रिया को समझ नहीं आया कि क्या कहे।
लेकिन ऐसे रहने में अजीब-सी फीलिंग हो रही थी, इसलिए उसने कहा, मेरा पैर! ओह! आई एम सॉरी, मैं इस बारे में भूल ही गया था। कबीर ने माफ़ी माँगते हुए कहा और बेहद आराम से उसे लेकर उठा और उसे यूँ ही पकड़े खड़ा हो गया। उसने प्रिया को टेबल पर बैठा दिया और उसका पैर देखने लगा, कहीं कोई फफोला फूट ना गया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। थैंक गॉड कि सब ठीक है, कबीर ने सर ऊपर उठाते हुए कहा, फिर उससे बोला, लेकिन तुम कर क्या रही थी? प्रिया उसके सवाल पर हड़बड़ा गई, फिर झूठ बोल दिया, मुझे भूख लगी थी। ओह! तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। कबीर ने कहा और किचन में चला गया। उसके जाने के बाद प्रिया ने सुकून की सांस ली, वरना इतनी देर से अपनी हरकत पर उसे कितनी शर्म आ रही थी वही जानती थी। कबीर किचन में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि प्रिया को भूख नहीं लगी, वो बस कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती थी। शायद उसे शर्म आ रही थी। फिर उसे याद आया कि किस तरह वो उसे देख रही थी। ये याद आते ही उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। विराट घर आया। आज वो थका हुआ था और थोड़ा परेशान भी, क्योंकि सानिया की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। आज तीसरा दिन था जब उससे बात नहीं हो पाई थी। उसका फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ था। इधर नेहा ने उसे परेशान कर रखा था। ऊपर से उसके बॉस ने उसे विराट के साथ ही काम पर लगा दिया था। वो जिस तरह से उसे घूरती रहती थी, विराट को बहुत अजीब लगता था। और अब उसे उसके साथ ही काम करना था। उसने एक लंबी सांस लेकर छोड़ी और एक बार फिर सानिया को कॉल किया, लेकिन वही हाल था। उसका मन किया कि गुस्से में फ़ोन को पटक दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और प्रिया को कॉल किया। उधर से प्रिया की आवाज़ आई, क्या है बोल, आज मैं बहुत बिज़ी हूँ। तू कब बिज़ी नहीं होती? शादी क्या हो गई तेरे पास, और किसी के लिए टाइम ही नहीं है। विराट नाराज़गी से बोला, क्या हुआ, तुझे इतना भड़क क्यों रहा है? चिढ़कर बोली, कोई बात नहीं, तू जा और अपना काम कर। अच्छा सॉरी, तू बोलना, बता क्या है? प्रिया नरम पड़ते हुए बोली, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। विराट भी गुस्सा थूकते हुए बोला, कैसी हेल्प? विराट उसे सारी बातें बताने लगा। प्रिया और कबीर कमरे में थे, जहाँ प्रिया उससे एक ही कमरे में रहने को बोल रही थी और कबीर इसी बात को लेकर उसे छेड़ रहा था। एक बार फिर से सोच लो, अगर मैं यहाँ सोया तो खुद को मुझसे दूर नहीं रख पाओगी। ज्यादा ख्याली पुलाव ना पकाइए, हमें बस एक्टिंग करनी है, एक साथ खुश रहने की, वो भी जब तक मॉम डैड यहाँ हैं, बस तब तक। प्रिया उसे घूरते हुए बोली, अब मैं ठहरा सोल्जर, ये एक्टिंग वेक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अगर तुम कहोगी तो रियल में एक अच्छे हस्बैंड के सारे काम कर सकता हूँ। कबीर उसकी तरफ झुके हुए शरारत से बोला, टू बी कंटिन्यूड।